बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं इमरान रियाज खान की अरेस्ट के हवाले से। फ्यूचर प्लान क्या है जनरल आसिम मुनीर के, पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे, नून लीग क्या करने के बारे में सोच रही है, पीपुल्स पार्टी क्या तमाशा लगाने के बारे में सोच रही है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं, इमरान रियाज खान को भी अरेस्ट कर लिया गया है, शेख रशीद को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब इन दोनों अरेस्ट में कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल अलग है? इमरान रियाज खान में अरेस्ट हुआ है तो शेख रशीद भी अरेस्ट हुआ है, इन दोनों में फर्क क्या है? शेख रशीद के अरेस्ट को बार बार मीडिया के सामने दिखाया जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शेख रशीद का जो अरेस्ट है ना, वो फरमाइशी प्रोग्राम है कि मुझे भी अरेस्ट करो के आने वाले दिनों में अगर जब मैं भी कुछ ना कुछ बन जाऊंगा आने वाली गवर्नमेंट में, और इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट इमरान खान की होगी, तो मैं आपकी मदद वगैरह करूंगा। सो शेख रशीद का जो अरेस्ट है वो मुझे बिल्कुल एक फरमाइशी प्रोग्राम लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। हालांकि मुझे जो इमरान रियाज खान का अरेस्ट है वो बिल्कुल एक जेन्युइन अरेस्ट लग रहा है, जिसमें अभी तक इमरान रियाज खान के हवाले से कोई भी खबर नहीं दी गई हुई और इमरान रियाज खान के ऊपर टॉर्चर वगैरह भी किया जा सकता है। सो ये अरेस्ट वगैरह ये सारी की सारी चीजें क्या है, मतलब कौन कर रहा है? सबको पता है पाकिस्तान आर्मी कर रही है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे जो नौजवान लड़के हैं इनके हवाले से ना बोलो, हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। कुर्बानियां दे रहे हैं तो जाए जहन्नुम में, हमें क्या लेना देना, जाओ जहन्नुम में, दो कुर्बानियां, हमें थोड़ी ये परवाह तुम्हारी, ना तुम्हें हमारी होनी चाहिए ना हमें तुम्हारी होनी चाहिए। कुर्बानियां दे रहे हैं तो क्या करें हम, तुम्हें सर पे बिठा लें? क्या करें अगर कुर्बानियां दे रहे हो? छोड़ो ना दो कुर्बानियां, रिजाइन करो घर जाओ। कुर्बानियां दे रहे हो तो क्या करें, सर पे बिठा लें? कुर्बानियां ना दो, रिजाइन करो घर जाओ। कुर्बानियां ना दो, रिजाइन करो घर जाओ। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कुर्बानियां, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सर्विसेज, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारी सर्विसेज, हम नई फौज बना लेंगे। जब तक तुम्हारे जनरल जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ करते रहेंगे तो गालियां तो तुम्हें भी खानी पड़ेंगी और इसके ऊपर तुम्हें शिकायत करने का कोई भी हक नहीं है। जो दहशतगर्दी पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के अंदर की है इसकी गालियां तो तुम्हें खानी पड़ेंगी। टीटीपी ने भी इतनी दहशतगर्दी नहीं की है जितनी जनरल बाजवा के टाइम के ऊपर और जनरल आसिम मुनीर के टाइम के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की है। क्या ये जो हरकतें की हैं, इमरान रियाज खान को उठाना, दूसरे सहाफियों को उठाना, ये करना, किसी के ऊपर गोलियां चलवाना, ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? कौन कहता है कि ये दहशतगर्दी नहीं है? सरासर सबको पता है कि ये दहशतगर्दी है। बहरहाल तुम एक लोते कमीने नहीं हो, पाकिस्तानी फौज एक लोती कमीनी नहीं है इस पूरे खेल के अंदर। हमारी जुडिशरी भी उतनी बड़ी कमीनी है जितने तुम लोग कमीने हो। सो तुम लोग अकेले नहीं हो। ये जो जुडिशरी की बेगैरती है ना, ये सबसे बड़ी वजह है जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल ये सारे के सारे मामले तो निपट जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आना तो इमरान खान नहीं है। अब ये सारी की सारी प्लानिंग इसीलिए की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ वगैरह लगा दी जाए। आने वाले दिनों में जब इतना खौफ का दहशत का माहौल होगा तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगी और एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा। वो मुल्क के अंदर बैठकर 3 से 4 साल के लिए मुल्क चलाने की कोशिश करेगा और फिर मुल्क के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सरासर बकवास है आइडिया है। ना जुडिशरी में इतनी कैपेसिटी है कि ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप चला सके, ना आर्मी में इतनी कैपेसिटी है। और इस टेक्नोक्रेटिक सेटअप की लेजिटिमेसी क्या होगी, कौन इससे बात करेगा? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ही इसे नहीं मिलेगी, कैसे चलेगा काम? फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्नोक्रेटिक सेटअप ला के इलेक्शन के अंदर झुर्लू फेरने का प्रोग्राम भी बना दिया, तो इलेक्शन के अंदर अगर झुर्लू फेर भी लिया तो उस झुर्लू फेरने के चक्कर में जो गवर्नमेंट आएगी उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? उसकी लेजिटिमेसी भी नहीं होगी। जैसे इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है, जब गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं होगी तो प्रोटेस्ट होंगे। यहाँ पर किसी को याद ही नहीं है कितने बेवकूफ लोग हैं। असल में जनरल सबसे बड़े डफर है, किसी को याद भी नहीं है। जब जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शन के अंदर झुर्लू फेरने की कोशिश की थी तो उसका जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था 6 महीने भी नहीं चला था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने एहतजाज कर दिया था, सबके सबको अरेस्ट कर दिया था, सारे के सारे जेल भर दिए गए थे पीएनए के लोगों से और जेलों के अंदर वो सारे के सारे बैठे हुए थे। अल्टीमेटली क्या हुआ? मिलिट्री के अंदर से कू हो गया। अब यहाँ पर कू के चक्कर में ये सब कुछ करेंगे तो क्या होगा? फॉरेन से कू हो जाएगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी ही नहीं बचेगी। बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी आ जाती है, इंटरनेशनल पावर से डील करना पड़ता है, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाते हैं। मुशर्रफ ने भी कू किया ना, 12 अक्टूबर 1999 में कू किया। उसके बाद मुल्क को चलाने के लिए ये करना होगा, वो कर दूंगा, ये सारा का सारा तमाशा लगा है। 9/11 हो गया, फिर क्या हुआ मुशर्रफ के साथ? मुशर्रफ को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। मुशर्रफ इधर भागे उधर भागे, इधर भागे उधर भागे, उससे बात करने की कोशिश करे, उससे बात करने की कोशिश करे, अल्टीमेटली उसको पीपुल्स पार्टी और नून लीग के साथ समझौता करना पड़ा। सो ये जो जनरल आसिम मुनीर सोच रहा है कि मोहसिन नकवी है, ये है, वो है, कोई भी मदद नहीं करने वाला। चाहे किसी को कुछ भी दे दो, कोई भी ज्यादा मदद नहीं करने वाला। डेमोक्रेटिक प्रोसेस की धज्जियां तो तुम लोगों ने उड़ाई ही है, अब ज्यादा उड़ाने की बारी है तो कॉन्स्टिट्यूशन की। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी उड़ा दो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट देगा, जो जजमेंट देता है, वो तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक देता है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटेक्ट ही नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की क्या हैसियत होगी? कौन करेगा इज्जत इन जजों की? ये जजेस अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहरहाल मारने दो, बहरहाल ये लोग करते आ रहे हैं ये काम, ये इस बार भी करने दो, लेकिन ये सिस्टम चलेगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे विद इन 2 to 3 months आपका ये सारा का सारा सिस्टम एक तरफ बैठ
जाएगा, उसके बाद आपको इलेक्शन ही करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन में इमरान खान आएगा। अब इमरान खान के आने के बाद सबसे बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान क्या करेगा। मुझसे बहुत सारे पीटीआई वाले बोलते हैं कि यार ये लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लोग क्यों नहीं निकल रहे, बाहर क्यों नहीं निकल रहे, ये नहीं कर रहे, लोगों को एहतजाज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये तमाम तर बातें ठीक है, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि लोग बाहर निकले, एहतजाज करे, लड़े झगड़े, इस गवर्नमेंट की जई तई फेर दें, उसके बाद इमरान खान आकर डीलें कर ले, फिर क्या होगा। उसके बाद इमरान खान आकर कहे कि मैं आईजी भी नहीं बदल सकता, आईजी मेरी बात नहीं मान रहा, फिर क्या होगा। उसके बाद इमरान खान आकर कहे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, आर्मी के खिलाफ कोई भी मतलब है ना, मैं सख्त एक्शन वगैरह नहीं लूंगा और आर्मी के अंदर रिफॉर्म नहीं करूंगा, फिर लोगों को बहुत ज्यादा मायूसी होगी। सो बेहतर है लोग ना ही निकले, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली यही काम करना है इमरान खान ने। यहाँ पर मैं आपको एक इस्लामी मिसाल देता हूँ, बड़ी जबरदस्त मिसाल है, जिसे हम बैते रिजवान कहते हैं। बैते रिजवान तब हुई थी जब हजरत उस्मान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एलची बनाकर भेज दिया था कुरैशे मक्का के पास कि जाओ इनसे बात करो और हम मुसलमानों के लिए हज करने की इजाजत लेकर आओ। तो थोड़ी सी डिले हो गई थी हजरत उस्मान को वापस आने में, तो मुसलमानों ने यह समझ लिया था, मुसलमानों के अंदर जो अफवाहें फैल गई थी उसके अंदर मुसलमानों ने यह समझ लिया था कि इन लोगों ने हजरत उस्मान रज़ी को शहीद कर दिया है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ के नीचे तमाम सहाबा से, जो 1400 के करीब सहाबा थे, उनसे एक बैत ली थी, जिसे कहा जाता है बैते रिजवान। और बैते रिजवान का कुरान में भी जिक्र है और बड़ी ही जबरदस्त बैत है। और बैते रिजवान के अंदर डिसाइड ये हुआ था कि अब यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हजरत उस्मान का बदला नहीं ले लेंगे, किसास नहीं ले लेंगे। सो ये वो चीज थी जिसके बाद मुसलमानों के अंदर कमिटमेंट पैदा हुई, मुसलमानों के अंदर जोश पैदा हुआ और उसके बाद मुसलमानों ने एक डिसाइसिव फैसला लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या पीटीआई वालों के अंदर में किसी ने बैते रिजवान ली है? क्या किसी ने ये अहद किया है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या सारा काम अवाम पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया गया है? और अवाम के ऊपर भी छोड़ा क्यों गया है? यहाँ पर इमरान खान को अपने एमएनए एमपीए से पूछना चाहिए ना, वो कहाँ पर छुपे बैठे हैं, वो क्यों नहीं रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं? सारा काम छोड़ दिया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम ना करना, ये इमरान खान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। और अब ये जो बात कर रहा है कि लोग बाहर निकले, तो बेवकूफ आदमी, तुम्हें बार बार समझाया जा रहा था पिछले 4 सालों से कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करो। कहाँ किया काम तुमने? उसके बाद पिछले 6 महीनों से भी बताया जा रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करो, आने वाले दिनों में ये तमाम तरह हालात देखने पड़ेंगे, वो भी काम नहीं किया तुमने। अल्टीमेटली जंग तो वैसे भी जीत जाएंगे, लेकिन मसला यह है कि नाकामी और नालायकी तुम्हारी भी तो है, इसे भी तो एक्सेप्ट करो। और इस नाकामी और नालायकी का कीड़ा खत्म थोड़ी हो रहा है। आने वाले मुस्तकबिल में जब वजीर आजम बन जाओगे, तब यही 2 टके की सुप्रीम कोर्ट तुम्हें ताड़ियां चाटती फिरेगी, जो आज तक कुछ भी नहीं कह रही है सिटिंग गवर्नमेंट को। तुम्हें यही सुप्रीम कोर्ट ताड़ियां चाटती फिरेगी। ये जो इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, इसकी क्या हैसियत है एक चीफ जस्टिस की, जो ताड़ियां चाटता फिर रहा है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को? वजह यह है कि डर नहीं है। आईजी की क्या हैसियत होती है जो इमरान रियाज खान के खिलाफ केस करता फिर रहा है? डर नहीं है। ये जो पाकिस्तानी फौज ने ये दहशतगर्दी करना शुरू कर दी है पाकिस्तान के अंदर, लोगों को उठाना, डराना, धमकाना, वजह यह है कि इनको डर नहीं है। इनको पता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हम बेल आउट वगैरह ले लेंगे, तो वहां से हम निकल जाएंगे। सो ये वो चीजें हैं जो बार बार आपको सोचनी चाहिए कि आपको करना क्या है आने वाले दिनों में। आप वजीर आजम बन भी गए तो सिस्टम को आप कैसे चलाएंगे? सो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको काम करना है, बहुत काम करना है। लेकिन मसला यह है कि आपके चारों तरफ लीडरशिप ऐसी बैठी हुई है डफर लोगों की, जो अपने ही बंदे खुद उठवा रही है। शाह महमूद कुरैशी को इस वक्त खड़ा करो ना सामने लाकर, और इससे बड़े सख्त बयान दिलवाओ आर्मी के खिलाफ, फिर पता चलेगा कि शाह महमूद कुरैशी कितना बहादुर है। अगर सख्त बयान नहीं देता तो इसको निकालो पार्टी से बाहर। यही तो टाइम होता है कि अपने अंदर मौजूद जितने भी बुजदिल होते हैं इनको चेक किया जाए, इनको सामने फ्रंट के ऊपर लाया जाए और लड़वाया जाए एस्टेब्लिशमेंट से, फिर पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ऐसे तो चेक किया जाता है लोगों को, लेकिन ये भी आपके अंदर एबिलिटी वगैरह है नहीं। बहरहाल देखते हैं कि ये सिस्टम कब तक चलता है। बहरहाल ये सिस्टम मार्च अप्रैल मई से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। मई के अंदर ही सारा का सारा सिस्टम ठप हो जाएगा और अल्टीमेटली इन लोगों को इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।